आज हम लोग करने चल रहे हैं फाउंडेशन पेपर को, जिसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो देखिए 1 मार्क्स में यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चंस आपको दिया गया है कि आपको डिफाइन करना है क्या, एटॉमिक मास को। ठीक है, तो देखिए एटॉमिक मास को अगर आपको डिफाइन करना है तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए एटॉमिक मास जो होता है, ये हम लोग किसी एलिमेंट के एटम के मास को जब हमको दिखाना होता है तो हम लोग उसके मास को एटॉमिक मास के द्वारा हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या लग गया है, ग्राम लग गया है। यानी जब आप किसी भी एटम के मास को जब आप किस में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, तो उसी को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हो कि व्हेन मास ऑफ लिखिएगा, व्हेन मास ऑफ एटम्स of an element is expressed in gram is expressed in gram is called gram atomic mass, is called gram atomic mass। ठीक है, अब देखिए इस ग्राम एटॉमिक मास को, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, मास ऑफ 1 मोल एटम। तो ये भी ध्यान रखिए कि जो आप ये ग्राम एटॉमिक मास लिख रहे हो, ग्राम एटॉमिक मास जो लिख रहे हो, ये बेसिकली क्या होता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है जी, या इसी को आप लिख सकते हो मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, तो एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको लिखा जाए ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ठीक है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे 12 ग्राम। ठीक है, इसी ग्राम एटॉमिक मास को ही आप मोलर मास भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग, तो हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि जो ग्राम एटॉमिक मास होता है ना, इसको हम लोग मोलार मास भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा कि जो ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम एटॉमिक मास इज ऑल्सो कॉल्ड मोलार मास। मोलार मास हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये 1 मोल एटम्स का क्या होता है, मास होता है। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन देखने चल रहे हैं, और इसमें आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखिए लिमिटिंग रिएजेंट का जो कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करते हैं, ये हम लोग यूज करते हैं केमिकल रिएक्शंस के लिए, है ना। तो कहीं भी अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन दिया गया है, तो उस केमिकल रिएक्शंस में हम अगर एक से ज़्यादा रिएजेंट के बारे में आपसे बोला गया है, तो वहाँ पे हम उसमें लिमिटिंग रिएजेंट की बात करेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट को आपको सिर्फ यहाँ डिफाइन कर देना है। तो कैसे डिफाइन करोगे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिएक्टेंट that is totally consumed when chemical reaction is completed। तो देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आप सिर्फ डेफिनेशंस लिख दीजिए और उसको आप इस तरीके से लिख दीजिए। लेकिन अगर लिमिटिंग रीजेंट के बारे में डिटेल्स में आपको करना होगा तो उसमें फिर पहचानने को भी लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर एक्सप्लेन लिमिटिंग रीजेंट अगर आपसे पूछा होता तो फिर आप एग्जाम्पल दे के फिर देखते कि कौन इसमें लिमिटिंग रीजेंट है, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं कैसे हमको पहचाने जाते हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। लिमिटिंग रीजेंट हमेशा हम लोग बैलेंस केमिकल रिएक्शंस में ही देखते हैं, तो आप इतना लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा जी, ये लिमिटिंग रीजेंट का 1 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने चल रहे हैं, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए, आप एक स्टेटमेंट देना है आपको कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो होता है उसकी अगर आप बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किस पे बेस्ड है, यहाँ से ये क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। तो देखिए मेंडली पीरियोडिक टेबल आया था और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया था। तो मेंडली पीरियोडिक टेबल में हमने कुछ अलग क्राइटेरिया लिया था एलिमेंट्स के रीअरेंजमेंट के लिए, और मॉडर्न में हमने अलग लिया था। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो मॉडर्न में क्या है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बातें करते हैं। तो जब भी हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे यहाँ पे देखेंगे कि एक सर्टेन इंटरवल पे इनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है जी, एक चेंज आता है। ठीक है, सिमिलरिटीज मिलता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ लिखना है, क्या लिखना है, द फिजिकल एंड केमिकल properties of the elements are periodic function of their atomic number। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। यानी जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को जब आप अरेंज करते हैं तो एक सर्टेन इंटरवल पे उनके जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। पीरियोडिक फंक्शंस का मतलब होता है एक सर्टेन लिमिट में उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, एक सर्टेन इंटरवल पे उनकी जो प्रॉपर्टीज होता है वो रिपीट होता है। तो इसी चीज़ को आपको यहाँ पे लिख देना है। चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, और यहाँ पे आपको देखिए क्या बोला गया है। आपके पास बोला जा रहा है कि आपको द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 मिलीलीटर ऑफ 0.02 NH2SO4 इज। आपको ये डेटा दिया गया है और इस डेटा में आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो पहले मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है। तो देखिए मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए आपको मोल आना चाहिए। ठीक है, अगर आप मोल समझ गए तो आप मॉलिक्यूल्स आसानी से क्या करेंगे, समझ सकते हैं। तो अब जो गिवन डेटा है, इस डेटा से आप किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए डेटा में आप देख रहे हैं कि नॉर्मलिटी के टर्म्स में क्वेश्चन दिया गया। किसके टर्म्स में दिया गया, नॉर्मलिटी के टर्म्स में दिया गया। तो देखिए अगर मैं नॉर्मलिटी को लिखूं, ठीक है, तो जो नॉर्मलिटी होता है, नॉर्मलिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं नॉर्मलिटी को लिखते हैं हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट किसका लेंगे हम लोग, H2SO4 का, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप किस में लोगे, लीटर में लोगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि आपके पास अगर मैं नॉर्मलिटी को लिखूं तो नॉर्मलिटी को n लिख सकता हूं, और इनटू वॉल्यूम को अगर लिखूं तो v लिख सकता हूं, और ये किसके इक्वल हो गया, तो ये हो गया ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। अब देखिए आपको यहाँ पे नॉर्मलिटी दिया गया है, नॉर्मलिटी कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है 0.02, और वॉल्यूम किस में दिया है, मिलीलीटर में। तो आप इस मिलीलीटर को बदल दीजिए किस में, लीटर में। तो इसमें 1000 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए आपको ग्राम इक्विवेलेंट को आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ग्राम इक्विवेलेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट को हम बदल सकते हैं ऐसे, मास ऑफ H2SO4। ठीक है, और ये आपको ग्राम में दिया रहेगा, डिवाइडेड बाई आप क्या लिख सकते हो, इक्विवेलेंट मास किसका, H2SO4 का, ऑफ H2SO4। अब देखिए आपको ये मालूम है कि जो इक्विवेलेंट मास होता है, जो इक्विवेलेंट वेट होता है, ये इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होता है, ये इक्विवेलेंट वेट होता है आपका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और डिवाइडेड बाई किसका होता है, n फैक्टर के। तो अगर मैं यहाँ पे इस मास को बदल दूँ और यहाँ पे लिख दूँ मॉलिक्यूलर मास किसका, H2SO4 का, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, सॉरी यहाँ पे गलत कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मास। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉलिक्यूलर मास किसका, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, और इसका n फैक्टर से डिवाइड करना है। तो n फैक्टर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। अब देखिए अब अगर आप इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं तो क्या ये मोल होगा कि नहीं होगा, जवाब दीजिए जवाब, क्या ये मोल होगा कि नहीं होगा। तो ये आपका मोल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जी, ये आपका मोल हो जाएगा। ठीक है, ये इक्विवेलेंट मास हम याद रखेंगे कि ऐसे निकालते हैं।
तो अब आपके पास क्या हो गया, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ मोल और इनटू क्या लिख सकता हूँ जी, एन फैक्टर लिख सकता हूँ। और यहाँ से अगर आप इसको कट करते हैं तो ये ऐसा हो गया, ये हो गया 0.02 डिवाइडेड बाई 10, है ना। अब देखिए अगर आपके पास H2SO4 है, क्या है आपके पास H2SO4 है, तो H2SO4 को जब आप ब्रेक करोगे तो ये देगा 2H प्लस आयन और प्लस HSO4 माइनस 2 देगा। यानी एक मॉलिक्यूल जो आपका H2SO4 है वो कितना H प्लस आयन दे रहा है, 2, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। तो आइए अब आप यहाँ से मोल को अगर मैं लिखूँ तो मोल इंटू एन फैक्टर में 2 लिख देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं किसके इक्वेट कर देता हूँ, 0.02 डिवाइडेड बाई 10 कर देता हूँ। अब देखिए अब आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे देखिए अब मैं मोल को अगर लिखूँगा तो मोल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.02 डिवाइडेड बाई क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10। अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 डिवाइडेड बाई, ये देखो ऊपर से डेसिमल हटाओगे तो नीचे पहले से एक 10 था तो इससे मल्टीप्लाई कर दो और ये 2, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू कितना हो गया, 10⁻⁻3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे मोल को बदलना है किसमें, मॉलिक्यूल्स में। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23, हाँ या ना। तो अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे इस मोल के जगह पे अगर मैं क्या लिखूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या लिखूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, किसका, ऑफ H2SO4, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ, एवोगैड्रोस नंबर, तो ये हो गया 6.02 इंटू 10⁻23, और ये किसके इक्वल है, 10⁻⁻3 के, है ना। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप यहाँ पे मोल नहीं निकाल सकते हो, मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो ना, तो यहाँ पे हम अब लिखेंगे क्या, मॉलिक्यूल्स। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, अगर आप लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे मैं ठीक से लिख दूँ इसको, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखा जा रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, तो कैसे लिखोगे, तो ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 और इंटू 10⁻⁻3, सॉल्व कर लो, वैल्यू आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻20। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी आप यहाँ पे एक डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो, ठीक है। क्या डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला आप ये लगा सकते हो कि अगर आपको मोल निकालना है, क्या निकालना है, मोल निकालना है, और दिया क्या है आपको अगर नॉर्मलिटी दिया है और आपको मिलीलीटर दिया गया है, तो सबसे पहले आप वहाँ पे ये लिख लीजिएगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना पड़ेगा आपको, लीटर में लेना पड़ेगा, किस में लेना पड़ेगा, लीटर में लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें आप डिवाइड कर दीजिएगा किससे, एन फैक्टर से, ये एन फैक्टर से आप क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको यहाँ से डायरेक्ट ये फार्मूला लगा के आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो जो मैंने इतना इसको डिस्क्राइब किया है, आप इसको सिंपली यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, यहाँ से वैल्यू को पुट कर लो, नॉर्मलिटी दिया है 0.02, ठीक है, इनटू जो आपका वॉल्यूम है उसको आपको लीटर में बदलना पड़ेगा, तो लीटर में बदल दिया और आप यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से आपको मोल मिल जाएगा, ठीक है। और मोल मिलने के बाद आप इस फॉर्मूले पे रख के आप मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये एक्चुअली समझाने के लिए मैंने आपको इतना लिखा, लेकिन अगर आप ये याद रखते हैं तो यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो 1 नंबर के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 1 मिनट का टाइम रहेगा, तो उसमें आप इस तरीके की सॉल्व करना पड़ेगा आपको। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। हमारे पास एक रिएक्शन दिया गया है, ठीक है, और इस रिएक्शंस में आपको दिया है अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहा है और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्या ये कम्बिनेशन रिएक्शन है, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, क्या ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और इनके लिए एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है। तो चलिए आपको यहाँ पे समझना है कि आप यहाँ से आंसर कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमको इन सब के बारे में समझना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका कम्बिनेशन रिएक्शन होता है, कम्बिनेशन रिएक्शंस वो होता है
जिसमें से दो या दो से ज़्यादा कोई स्पीसीज मिलके एक ही स्पीसीज का फॉर्मेशन करते हैं तो ये कम्बिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दो इधर तो रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ दो से ज़्यादा स्पीसीज बन रहा है। जब भी दो से ज़्यादा स्पीसीज अगर बन रहा हुआ है इन प्रोडक्ट में तो वो कम्बिनेशन रिएक्शन तो नहीं हो सकता है। तो देखिए हम यहाँ से एलिमिनेट कर रहे हैं, तो ये हमारा नहीं होगा जी, यानी सेकेंड वाला तो हमारा आंसर गलत है। ठीक है जी, तो सेकेंड वाले को मैं कट कर रहा हूँ जी, सेकेंड वाला अपना आंसर सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं किसका, हम बात करने जा रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होता है, तो भाई इसमें एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ जी, बेस के साथ। एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ, और बेस के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे आपको सॉल्ट देता है और प्लस पानी देता है। तो चलो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, पानी तो बन रहा है लेकिन यहाँ पे ये एसिड और बेस तो नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये भी रिएक्शंस आपका क्या हो गया, ये हो नहीं सकता। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आप क्या देखते हो कि कोई एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे ऑक्सीजन ने क्या किया है, ऑक्सीजन अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डिस्प्लेस किया है। ठीक है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करके ये बनाया है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ठीक है, दूसरी जो बात है वो क्या है, वो देखिए कि अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास NH3 है, ठीक है लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर आपके पास NH3 है और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करके दे क्या रहा है, रिएक्ट करके दे रहा है NO, और क्या दे रहा है जी, H2O दे रहा है। मैं यहाँ पे बैलेंस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे -3 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है जी, -2 है। तो आप क्या देख रहे हो कि अमोनिया में जो N का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो N का ऑक्सीडेशन नंबर -3 से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है जी, इंक्रीज हो रहा है, हाँ या ना। ठीक है, और क्या देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से किस में जा रहा है, -2 में जा रहा है, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है जी, डिक्रीज हो रहा है। तो आप क्या देख रहे हो, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने को क्या आप ऑक्सीडेशन नहीं बोलते हो, बोलते हो, और ऑक्सीडेशन नंबर घटने को क्या आप रिडक्शन नहीं बोलते हो, बोलते हो। और किसी भी रिएक्शंस में अगर दोनों के दोनों स्टेप हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी है, तो क्या आप उसको रिडॉक्स रिएक्शन नहीं बोलोगे, तो आप उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलोगे। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस में क्या आ गया, फर्स्ट वाला सही होगा और साथ ही साथ आपका थर्ड वाला भी सही होगा। तो अगर मैं यहाँ पे आंसर करूँ तो आंसर अपना क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा ये वाला केस, सी। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया गया है, पहले उसको आप लिख लीजिए। आपके पास यहाँ पे जिंक दिया गया है और इसका रिएक्शंस आपसे बोला जा रहा है कि आप इसका रिएक्शन HCl के साथ कराइए। जब आप इसका रिएक्शन HCl के साथ करा रहे हैं तो यहाँ पे बनेगा Zn और ये बनेगा Cl2 और यहाँ पे आपको ये बनेगा H2। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आप सबसे पहले यहाँ पे सबका ऑक्सीडेशन नंबर पुट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 है, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और इसका -1 है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ पे इसका -1 है और यहाँ पे 0 है। अब आप क्या देख रहे हो, आप यहाँ पे चेक करो कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो जिंक किस में जा रहा है, Zn+2 में जा रहा है। ठीक है जी, और HCl में अगर आप देखोगे तो HCl किस में जा रहा है, H2 में जा रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर किसका चेंज हो रहा है, ये 0 से +2 में जा रहा है और ये +1 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ जो जिंक है, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर मैं बोलूं कि HCl में अगर आप बोलें तो HCl का यहाँ पे क्या हो रहा है जी, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। मैंने आपको बोला था कि एजेंट जब भी पहचानना है, अगर कोई भी जिसको आप बोल रहे हैं कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब वो हेल्प करता है ऑक्सीडेशन में, वो क्या करता है, हेल्प इन ऑक्सीडेशन, यानी वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कराता है। तो जब वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कराएगा तो उसको सेल्फ को क्या होना पड़ेगा, उसको सेल्फ को क्या होना पड़ेगा, रिड्यूस होना पड़ेगा, हाँ या ना। तो सेल्फ रिड्यूस होगा। तो देखिए जो यहाँ पे रिड्यूस होगा, जो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखिए किसका रिडक्शन हो रहा है, HCl का रिडक्शन हो रहा है। तो जिसका रिडक्शन हुआ, जिसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, जिसका रिडक्शन हुआ उसको आप क्या बोलोगे, दैट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसको क्या बोलोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी तरह से उल्टा सोचिए कि अगर आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब हुआ, एजेंट का मतलब ही होता है कि वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो ये हेल्प इन रिडक्शन करेगा, हेल्प इन रिडक्शन, यानी ये दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो खुद को क्या होना पड़ेगा, तो इसको होना पड़ेगा सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड।
सेल्फ क्या होना पड़ेगा, इसको ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Zn का। जिसका ऑक्सीडेशन उसको बोलो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन उसको बोलो रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप लिख सकते हो कि Zn जो हो रहा है यहाँ पे वो क्या काम कर रहा है, एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ये दूसरे को रिड्यूस होने में हेल्प कर रहा है। और HCl को क्या बोलोगे, HCl को आप बोलोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो आप एक लाइन में इस तरीके से यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से आंसर कर सकते हो। तो आइए समझते हैं हम लोग सुपर ऑक्साइड किसको आप बोलिएगा, ठीक है। देखिए अगर आप ऑक्साइड की बात करते हैं, ठीक है, तो ऑक्साइड को आप कैसे कैसे लिखते हो, ऑक्साइड को आप O-2 लिखते हो, ठीक है। ये सिंपल ऑक्साइड है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्साइड। अगर आप O2-2 लिखते हो तो इसको लिखते हो पर ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड पर ऑक्साइड, ठीक है। और अगर O2- लिखते हो तो इसको बोलते हो सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। अब देखिए सुपर ऑक्साइड होने के लिए साइज लार्ज होना चाहिए मेटल का, ठीक है। तो देखो अगर आपके पास लिथियम है, आपके पास सोडियम है, आपके पास पोटेशियम है, और इधर आपके पास क्या है जी, Mg है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, ये आपका पीरियड हो गया। तो पीरियड में जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो साइज क्या होता है जी, डिक्रीज होता है। और ये आपका क्या हो गया, ग्रुप हो गया। ग्रुप में टॉप से बॉटम आते हो, नीचे आते हो तो साइज बढ़ता है। तो जिसका साइज ज़्यादा होगा वही पेरोक्साइड बनाता है। तो पेरोक्साइड में जो आगे देखिएगा सीजियम और पोटेशियम ही बनाता है, सोडियम और लिथियम और मैग्नीशियम ये सब नहीं बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखोगे तो सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है KO2, ठीक है। इसको बोलते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। उसी तरीके से सीजियम भी देता है, तो सीजियम का भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखना, सोडियम सुपर ऑक्साइड नहीं देता है, सोडियम परऑक्साइड देता है और ऑक्साइड देता है। तो इस बात को याद रखिएगा, लिथियम सिर्फ ऑक्साइड देता है, परऑक्साइड नहीं देता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आंसर आपका होगा वो आंसर होगा पोटेशियम। देखिए अब ये एक क्वेश्चन, एक नंबर में एक क्वेश्चन आपको दिया गया और यहाँ पे बोला है डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे एक कोई क्या एप्लीकेशन लिख दीजिए, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है, आपका जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है, ये रिडॉक्स रिएक्शंस जो होता है इसका यूज होता है किस में, इसका एप्लीकेशन होता है किस में, गैल्वेनिक सेल में। किस में जी, गैल्वेनिक सेल में। यानी आपके घर में जो बैटरी है, जो इन्वर्टर की बैटरी है, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसमें ये रिडॉक्स रिएक्शंस का हेल्प होता है, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन का एप्लीकेशन आप ले सकते हो, ठीक है, किसमें आप ले सकते हो, इन गैल्वेनिक सेल, ठीक है। गैल्वेनिक सेल में आप क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। गैल्वेनिक सेल आप ले सकते हो, ठीक है। या अगर आप देखोगे तो इसका एप्लीकेशन अगर आप देखोगे तो और भी बहुत जगह होता है, ठीक है। इसका जो एप्लीकेशन होता है, ये इसका एप्लीकेशन बहुत जगह होता है, लेकिन अगर एक नंबर में आपको लिखना है तो यहाँ पे आप गैल्वेनिक सेल में लिखोगे, क्योंकि गैल्वेनिक सेल के अंदर जो होता है वो एनोड और कैथोड होता है। तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इन गैल्वेनिक सेल जो आपका एनोड होता है, ठीक है, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और जो कैथोड होता है, कैथोड पे आपका होता है रिडक्शन, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो कि यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन गैल्वेनिक सेल, ठीक है। यानी यहाँ पे गैल्वेनिक सेल में आपका रिडॉक्स रिएक्शंस का यूज होता है, ये आप लिख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे होता है, तो वो हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस में उसको देखेंगे। यहाँ के लिए हम इतना लिख सकते हैं। यानी आप यहाँ पे ये भी बता सकते हो कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये आप कर सकते हो, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये किसका फंक्शन है, ये आपका गैल्वेनिक सेल का फंक्शन है। और ये इसलिए हो पाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें आपका क्या होता है जी, इसमें जो होता है वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें आप लिख लीजिएगा इन गैल्वेनिक सेल, रिडॉक्स रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन गैल्वेनिक सेल। और यहाँ पे आप देखिएगा कि एनोड पे ऑक्सीडेशन
एंड कैथोड पे रिडक्शन होता है, और इसके चलते आप बैटरीज के अंदर केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हो किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जो आपका मोबाइल है वो भी इसी एप्लीकेशन पे काम करता है। जैसे आप मोबाइल को ऑन करते हो तो उसके अंदर जो बैटरी है उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, और वो केमिकल रिएक्शन फिर चेंज हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और तब आप मोबाइल को यूज कर पाते हो। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझने चल रहे हैं, और इसमें आपसे दे रहा है कि जब बेंजीन को आप रिएक्ट कराते हो कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ तो क्या होता है। तो देखिए ये जो रिएक्शंस कहलाता है, इस रिएक्शंस का नाम है सल्फोनेशन। क्या नाम है इसका, सल्फोनेशन, ठीक है। और हमने सल्फोनेशन को बेंजीन में डिस्कस किया था। तो सल्फोनेशन में क्या होता है, देखिए सल्फोनेशन में आपको क्या होता है उसको समझिए। सल्फोनेशन के केस में क्या होता है कि जो आपका बेंजीन है, ये बेंजीन रिएक्ट करता है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और ये रिएक्ट करके आपको क्या दे देता है, तो ये आपको यहाँ पे देता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और यहाँ से ठीक है आपको वाटर बाहर निकल जाता है। चलिए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो H2SO4 है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, देखिए ये रिएक्शन जो होता है ये आपका कैसा रिएक्शन होता है, ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए जो आपका H2SO4 है, ध्यान से देखिएगा, जो आपका H2SO4 है, इस H2SO4 को मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, इस H2SO4 को मैं कुछ कैसे लिख रहा हूँ, इस तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसा। अब देखिए अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, कैसे, O के ऊपर नेगेटिव लिख दूँ, और ये आपका S डबल बॉन्ड O हो जाए, और ये आपका डबल बॉन्ड O हो जाए, और इसको अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे देखिए लोन पेयर है, और मैं इस हाइड्रोजन को हटा के इस लोन पेयर के साथ दे रहा हूँ, तो ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज, क्या आ गया इसके ऊपर, प्लस चार्ज, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये वाला इसके ऊपर अटैक करेगा, और ये क्या हो जाएगा जी, बाहर निकल जाएगा। तो इसके बाद की जो कहानी है, ठीक है, उसमें आप क्या देखिएगा कि यहाँ पे बन गया SO3, और यहाँ पे निकल गया पानी, ठीक है। अब यही SO3 आकर किसके साथ रिएक्ट करता है, यही SO3 आके बेंजीन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। यही आपका जो SO3 है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, बेंजीन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल कौन है, यही यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है आपको, इलेक्ट्रोफाइल का। इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, SO3 होगा। अटैकिंग रिएजेंट जो है यहाँ पे वो आपका SO3 है। अटैकिंग रिएजेंट क्या है यहाँ पे आपका, SO3 है। और यही SO3 जब आप रिएक्ट कराओगे तो ये फाइनली किस में बदल जाता है, ये फाइनली आपको बदल जाता है SO3H में, ठीक है। और यहाँ से बाहर क्या निकल जाता है, वाटर। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया SO3। अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में दिया वाई C डबल बॉन्ड C इज हिंडर्ड, है ना। ये हिंडर्ड रोटेशन, वाई रोटेशन ऑफ C डबल बॉन्ड C इज हिंडर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि C डबल बॉन्ड C का जो रोटेशन होता है वो हिंडर्ड होता है, क्यों। तो आपको यहाँ पे लिख लेना पड़ेगा बिकॉज पाई बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू lateral overlapping and this type of overlapping hindered free rotation, ठीक है। तो ये फ्री रोटेशन को क्या करता है जी, हिंडर करता है। और इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है जी क्या, कैसे। तो देखिए आप यहाँ पे दिखा दीजिए कि ये आपका क्या है जी, एक न्यूक्लियर एक्सिस है, और इस न्यूक्लियर एक्सिस में अगर आप क्या कर रहे हैं कि ये p ऑर्बिटल है, और ये भी क्या है जी, p ऑर्बिटल है, और ये दोनों p ऑर्बिटल अगर एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये जो ओवरलैपिंग है, यही ओवरलैपिंग जो होता है ये क्या करता है जी, लैटरल ओवरलैपिंग होता है। ये ऊपर भी ओवरलैपिंग होता है, और ये नीचे जो ओवरलैपिंग होता है, और इसी ओवरलैपिंग के चलते यहाँ पे जो रोटेशन होता है वो फ्री नहीं हो पाता, यानी फ्री रोटेशन यहाँ पॉसिबल, यानी रोटेशन यहाँ हिंडर्ड हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो रोटेशन होता है वो हिंडर्ड होता है। तो ये फ्री नहीं भी लगाओगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हिंडर्ड
रोटेशन, और ये ओवरलैपिंग जो होता है वो हिंडर्ड करता है फ्री रोटेशन को, इसलिए आप यहाँ पे ये चीज़ें लिख सकते हो।